गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, उसका क्या सूत्र होता है, वो हमने निकाला था। तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लें। तो हमने पढ़ा था कि किसी कोई वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तो इसके बीच की दूरी 2l है। तो इसकी अक्षीय रेखा पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पे अगर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r²। R क्या है? R है वो दूरी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उस बिंदु P की दूरी, और P क्या है? P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और P का मान होता है 2ql। ये हमने पढ़ा था कब? जब बिंदु द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। दूसरा कंडीशन पढ़ा था हमने कि जब बिंदु अक्षीय स्थिति में न होकर निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में यहाँ मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो वहाँ हमने V पढ़ा था। V बराबर क्या आ गया था? 0। तो इस बात को हमने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ, तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, समविभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, कोई बिंदु आवेश है, q कूलाम का आवेश है। अगर इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर अगर हम कोई बिंदु P लेते हैं और वहाँ पे अगर हम वैद्युत विभव की बात करें, तो V बराबर मिलेगा आपको 1/4πε0 इंटू Q/r। ये होता है इस बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी ऊपर लें, दूरी सेम है, तब भी अगर यहाँ पे हम विभव की बात करें, तब भी विभव का मान कितना आएगा? V के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर सभी दिशाओं में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अगर इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक पृष्ठ की कल्पना करें, तो ये जो पृष्ठ बनेगा, इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। अगर इस पृष्ठ के, ये जो सरफेस बन रहा है, इसके किसी भी बिंदु की आप बात करें, किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? V के बराबर होगा, और जिसका मान 1/4πε0 Q/r के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब जरा हम बात करें इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें, तो देखते हैं ये आवेश Q है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे कोई बिंदु Q है, दो बिंदु हैं P और Q, और भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन हम दो बिंदुओं पे विचार करेंगे। तो यहाँ पे विभव कितना है? V के बराबर, जिसका मान यहाँ पे लिखे हैं। Q पर कितना होगा विभव? वो भी V होगा। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करें, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है? V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू भी, इसको अगर हम मानते हैं कि Vp और इसको मानते हैं Vq, तो Vp का मान कितना है? V, और Vq का मान कितना है? वो भी V है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V बराबर कितना मिल गया? 0। मतलब ये कि किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। पहले तो एक चीज ये निकला कि विभव समान होता है, दूसरा विभवांतर 0 होता है। अब तीसरी बात करें, अगर कि किसी भी आवेश को, कोई परीक्षण आवेश अगर Q0 लेते हैं और उसको बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाते हैं, तो कितना कार्य करेंगे? तो देखिए, आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर क्या होता है? VQ। V मतलब विभवांतर, बल्कि इसको आप डेल्टा VQ करें तो सही है, Q और Q0 हो जाएगा।
तो W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, जहाँ डेल्टा V क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है और क्यू नॉट उस परीक्षण आवेश का परिमाण है। तो अगर हम बात करें तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V कितना है, 0 0 इंटू क्यू नॉट, तो W कितना मिल जाएगा, 0। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ ये देखे हैं कि किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी परीक्षण आवेश ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है, मतलब कोई कार्य नहीं होता है, W क्या होता है, शून्य होता है। तो इन सभी बातों को अगर हम लिखें तो देखिए, पहले तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा में लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा देखिए, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ या वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होता है या समान होता है, सॉरी, वैद्युत विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब अगर हम बात करें, चलिए दोबारा देखते हैं, कोई आवेश Q है और इसके चारों तरफ अगर आप समविभव पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो वो पृष्ठ कैसा मिलेगा, एक वृत्ताकार पृष्ठ मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक वृत्ताकार आकार का, ये एक गोलीय पृष्ठ होता है, एक गोले के आकार का होता है। अब अगर एक चीज और देखें तो मान लीजिए कि अगर ये प्लस है और ये अगर धन आवेश है, प्लस Q कूलाम का आवेश है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस सभी बिंदुओं पर अगर इसकी परिधि पर या पृष्ठ पर कोई भी बिंदु लें, वास्तव में ये परिधि ना होकर के एक पृष्ठ होगा, एक गोला बनेगा। तो इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव की बात करें तो V बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम बल रेखाओं की बात करें कि जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, तो आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण में हमने बात किया था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये कि धनावेश से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, एक इधर गई, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में निकलेंगी, सबकी दिशा बाहर की तरफ होगी क्योंकि ये धन आवेश है, जिसके कारण, और धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। तो एक यहाँ पे एक बात और समझ में आया कि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। मतलब किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे समविभव पृष्ठ के क्या है, लंबवत हो गया। यहाँ पे बात करें तो ये समविभव पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। इसका मतलब कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाएं सदैव और सदैव लंबवत होती हैं। अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में, तो हमने बात कर लिया। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लें कि कौन कौन से गुण होते हैं समविभव पृष्ठ के। तो अभी हमने पढ़ा भी है। सबसे पहला, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव, या जिसको विभव भी कह सकते हैं, विभव
एक समान रहता है। हमने बात किया अभी, एक समान रहता है क्योंकि बिंदु आवेश से उस पृष्ठ की दूरी हर जगह क्या होती है, एक समान होती है। तो समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान रहता है। दूसरा गुण हमने पढ़ा, समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के या समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विभवांतर जो डेल्टा भी होता है वो शून्य होता है, और डेल्टा भी शून्य होने की वजह से आप जानते हैं कि W बराबर विभवांतर और इंटू आवेश, जो आवेश हम ले जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, चाहे कोई बिंदु लीजिए, किसी भी बिंदु पर बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। बल रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। अच्छा, नंबर लास्ट एक और है। तो नंबर चौथा क्या है कि दो समविभव पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश ये Q1 है, इसका ये समविभव पृष्ठ बन गया। दूसरा आवेश यहाँ पे रख दिए हैं Q2, ये Q2 है, और इसका ये समविभव पृष्ठ बना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल और केवल एक ही दिशा होती है। नंबर लास्ट ये है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, अगर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, मतलब ज़्यादा तीव्रता का है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास एवं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। कौन दूर दूर होता है? तो समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि ये समविभव पृष्ठ, और ये इम्पोर्टेंट होता है, ये परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ के कौन कौन से गुण होते हैं।
तो हमने 5 गुण पढ़ा। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा। समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा पृष्ठ के सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते? क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और ऐसा इम्पॉसिबल है, असंभव है। फिर प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास एवं दुर्लभ वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी देखते हैं, ये ऊर्जा का एक मात्रक है। कैसे ऊर्जा का मात्रक है ये बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रॉन को, पहले परिभाषा लिख लें बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो किसी इलेक्ट्रॉन को इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा, जैसे इसको अगर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे, गतिशील करेंगे, तो इसमें ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बिल्कुल सामान्य है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से ही समझ जाएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा बात करें कि अच्छा यहाँ से देखिए, त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा है, इसका मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। तो इसका मतलब इसके और बड़े बड़े मात्रक होंगे, अभी बात करते हैं। तो यह ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इसका मान कितना होता है देख लेते हैं। तो पहले बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये होता है आवेश Q बराबर, आपको पता ही है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे। और विभवांतर कितना दे रहे हैं? 1 वोल्ट। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊर्जा को अगर हम लिखें 1 eV, स्मॉल ई और कैपिटल भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंडिकेशन है, ये पहचानने का तरीका है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं W बराबर क्या होता है? VQ। तो V × Q, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसको 1 लिख दिए और मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मिल जाएगा आपको 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। ये होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आंकिक सवाल में बहुत काम आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। इसका और बड़े मात्रक क्या होंगे? तो उसके बारे में बात करें तो देखिए, इसको मिटाएं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? पहला देख लीजिए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो होगा, किलो का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3। तो यहाँ से 10⁻³ 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। इसका मान क्या हो जाएगा देख लीजिए, 10 के पावर 3 है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ से रखेंगे 1.6 × 10 के पावर -19। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10 के पावर -19 और +3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -16 जूल। तो ये इससे बड़ा मात्रक है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा बड़ा मात्रक कौन सा है, वो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन या इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझ सकते हैं। तो ये है 10 के पावर 6। जब आपको मेगा में निकालना होगा तो 10 के पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से लिखेंगे 10 के पावर 6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है, 1.6 × 10 के पावर -19 और ये हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो 1.6 × 10 के पावर देखिए +6 -19 मिल कितना हो जाएगा, -13 जूल। इसी तरीके से अन्य मात्रक भी हैं, जैसे आप कर सकते हैं ये मिलियन हो गया, इसके बाद बिलियन भी होता है, ट्रिलियन भी होता है, तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो एक और कर देते हैं बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए बिलियन की जब बात करते हैं, देखिए किलो का 1000 गुना करेंगे तो मिलियन होता है और मिलियन का 1000 गुना करेंगे तो बिलियन हो जाता है। इसका मतलब 10 के पावर 6 है और 10 के पावर 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9। ये हो गया बिलियन का। ठीक है, और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। हल करेंगे तो देखिए 10 के पावर 9 ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको पता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, हल करिए इसको, कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 के पावर +9 और -19 कितना हो जाएगा, -10 जूल। तो ये कुछ अन्य मात्रक हैं, किसके, वैद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं। एक सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे बड़ा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे बड़ा मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बड़ा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम और भी आगे चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो वैल्यू आधा चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हम नोट करके पढ़ेंगे, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछता है, एक लाइन का है, मतलब ऑप्शनल में पूछ देता है, तो आप लिख लेंगे कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का, आवेशित कण का मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, मतलब जो रास्ता होता है, पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, परवलयाकार होता है। मतलब अगर किसी आवेशित कण को, जैसे इलेक्ट्रॉन है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर उसको हम गति कराएंगे तो वो न तो सीधी रेखा में जाएगा, न तो वृत्ताकार पथ पे जाएगा, किस तरह से जाएगा, परवलयाकार पथ को वो फॉलो करेगा और इसी पथ के अनुसार वो उसमें गति करेगा। तो ये बात आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब हम पढ़ लेंगे ये वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। छोटी सी हेडिंग है, सवाल इस पे पूछता है, किताब में आपके सवाल भी है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन कैसे संतुलित होता है कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, उसके बारे में हम बात कर लें जरा। तो देखिए होता क्या इसमें, जैसे मान लीजिए दो आवेशित प्लेटें हैं,
दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। अगर मान लीजिए इसमें माइनस आवेश है, ये आपने इसको ऋणावेशित किया है और इसको क्या कर दिए, धनावेशित कर दिए, मतलब इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया। तो विभवांतर उत्पन्न का, अच्छा इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, डी मान, स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेटें हैं, जिसके बीच में अगर हम कोई धनावेशित कण रख देते हैं। अब इस धनावेशित कण का भार द्रव्यमान m है, ठीक है। और अच्छा ये बताइए कि दोनों प्लेटें हैं, एक धनावेशित और ऋणावेशित, तो वैद्युत क्षेत्र अगर E है, वैद्युत क्षेत्र अगर E है तो E की दिशा किधर की तरफ होगी, तो E की दिशा देखिए, अगर ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस वाला आवेश किधर जाएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये प्लस है और ये ऊपर वाला माइनस है, तो माइनस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अच्छा तो उसके अपोजिट ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों आपस में आ नहीं सकते, ये दूर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस कंडीशन में, वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। सही बात है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। अब जरा बताइए, धनावेश से दूर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होती है, धनावेश से दूर की तरफ और ऋण आवेश की ओर होती है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कण है, इसका द्रव्यमान कितना माने हैं E, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, और वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र E है, द्रव्यमान m है, तो इसका भार क्या हो जाएगा, पिंड का भार, ये जो कण है, कण का भार क्या होगा, तो कण का भार जो W होगा, W बराबर क्या होता है m इंटू जी, और ये W किधर काम करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। भाई किसी भी चीज का भार सदैव नीचे की ओर काम करता है, क्योंकि पृथ्वी उस बल से उसको खींचती है अपनी ओर, अगर इसमें द्रव्यमान है तो। और इस आवेशित कण पर जिसका आवेश कितना माने हैं, Q माने हैं, तो एक वैद्युत बल लगेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसका मान हो जाएगा Q इंटू E। ये जो बल है ये F बराबर है और ये W बराबर है। संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में मतलब अगर ये कण इसके बीच में कहीं संतुलित है, रुका हुआ है, गतिशील नहीं है, तो उस दशा में क्या होगा, जो F है वो W के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब Q इंटू E जो है वो M इंटू जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कभी कभी इस फार्मूले से सवाल पूछता है। अच्छा इसमें अगर मान लीजिए यम ना दे करके क्या दे, यम ना दे करके उस आवेशित कण की त्रिज्या दे दे r, और उस कण का जो पदार्थ है उसका घनत्व दे दे रू, तब क्या करेंगे, तब यहाँ से देखिए यम बराबर हो जाएगा। अगर ये ऐसा चीज दिया है, द्रव्यमान ना दे करके त्रिज्या और रो दे दिया है, तो हम उस आवेशित कण को एक गोला मानेंगे, और गोले का द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर होता है, आपको पता है, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ r क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। और रो क्या है, रो घनत्व है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा Q इंटू ई इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए V क्या है, आयतन है, विभवांतर नहीं है, V आयतन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी, जी पहले से है वो लिख दिया हमने। अब यहाँ से Q बराबर क्या मिलेगा, मतलब अगर सवाल में पूछे कि उस आवेशित कण को कितने परिमाण से आवेशित किया जाए कि वो उस दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, तो Q बराबर मिल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी, और नीचे हो जाएगा E। ये एक फार्मूला मिल गया उस कण के आवेश का। अगर आवेश दिया है, वैद्युत क्षेत्र पूछता है, वो निकाल लेंगे। इसमें से जो चीज़ भी पूछे आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है V/D, ठीक है। लेकिन V यहाँ पे आयतन नहीं है, यहाँ पे V क्या है, V है विभवांतर। E बराबर कितना हो गया, V/D, तो यहाँ से E बराबर V/D अगर रखेंगे,
भी विभवांतर है, ये ध्यान रखना है, आयतन नहीं है। तो Q क्या मिल जाएगा 4/3, यहाँ लिखते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आवेश Q बराबर 4/3 पाई RQ इंटू रो जी, और नीचे देखिए E की जगह क्या लिखेंगे भी क्या है विभवांतर है, V/D, और D को ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि D जब नीचे आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक मिल गया यहाँ पे फार्मूला आवेश का, और दूसरा आवेश का फार्मूला यहाँ मिल गया कि आप किसी भी आवेशित कण का परिमाण कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें कंडीशन बनेगी, मान लीजिए कि आपने बनाया, सर हमने ऋणावेशित ऊपर कर दिया, धनावेशित नीचे कर दिया, जरा इसको पलट के दिखाइए। देखो, तो यहाँ पे अगर ऋण करते हैं और यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। अब यहाँ पे अगर धन आवेश रखते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने धनावेश रखा था, इसमें भी अगर धनावेश रखेंगे तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, तो जो वैद्युत बल लगेगा Q इंटू E वो नीचे की तरफ लगेगा, और इस कण का भार mg भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। जब दोनों बल नीचे की तरफ लगेंगे तो ये कण बीच में संतुलित नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कब करेंगे, जब ये ऋण आवेशित हो जाए। जब ये ऋण आवेशित होगा तब ऊपर प्लस रखेंगे, नीचे माइनस रखेंगे। अब इसका भार नीचे mg कार्य करेगा, और इस पर लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो ऋणावेश के विपरीत दिशा में होता है, तो ये हो जाएगा Q इंटू E। क्योंकि धन आवेश ऋण को अपनी तरफ खींचेगा तो वैद्युत बल किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे जब इसको रखेंगे परिमाण सब बराबर आएगा, केवल दिशा QE का ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऋणावेश रखेंगे और प्लेटों को विपरीत आवेशित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में किस तरह से हम संतुलित करते हैं।